हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बीच में एक गैप आ गया बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ अ सूटेबल टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरे दिमाग में अब आ गया और उसके बारे में बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक है क्रिएशंस। अ न्यू क्रिएशन, कोई भी नई चीज़ जब क्रिएट होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके पीछे तीन में से एक वजह होती है। नंबर वन इज़ प्लानिंग, जो कि मंथ्स की या फिर बहुत सालों की प्लानिंग हो सकती है जिसके बाद हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। नंबर टू इज़ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, हम इंस्पायर या मोटिवेट हो जाते हैं तो हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। एंड नंबर थ्री इज़ द डेडली वन, विच इज़ एन एंगर रिएक्शन। एंगर रिएक्शन वो होता है जब कोई या तो हमारी इंसल्ट कर देता है या हमें ह्यूमिलिएट कर देता है, जिसकी वजह से हम ये ठान लेते हैं कि हम उस इंसान के अगेंस्ट कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो उसी के प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो और हम उसे टक्कर दे पाएँ। तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज़ रिचर्ड ब्रांसन। रिचर्ड ब्रांसन एक बार पोर्टो रिको के एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे और ये वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का, जो फ़्लाइट इन्हें लेकर जाने वाली थी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। लेकिन ये फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। ये फ़्लाइट थी अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट, और अमेरिकन एयरलाइंस ने उसे कैंसिल इसलिए करा क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें नुकसान हो जाएगा, और उसकी वजह ये थी कि वो अनऑक्यूपाइड जा रही थी, बहुत ही कम पैसेंजर्स ने बुकिंग कराई थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसे कैंसिल कर देते हैं। रिचर्ड ब्रांसन बहुत नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि कोई उनका वेट कर रहा था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। तो वो बोइंग को एक फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें एक सेकंड हैंड या फिर एक यूज्ड एयरक्राफ्ट चाहिए, और रीज़न ये है कि वो अपनी एयरलाइन कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। सोचिए, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट में जाने के बजाय अपनी बोइंग खरीद के और अपनी एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। वो $39 पर सीट के हिसाब से सारी सीट्स बुक करके अपनी फ़्लाइट को टेक ऑफ करते हैं, और इस तरह से जन्म होता है वर्जिन एटलांटिक का। एक नई एयरलाइंस, एक गलती अमेरिकन एयरलाइंस की और उनका एक बहुत बड़ा कंपेटिटर मार्केट में हमेशा के लिए खड़ा हो जाता है। नंबर टू इज़ द डैज़लर ब्रदर्स फ्रॉम जर्मनी। ये दोनों भाई मिलकर एक शू मेकिंग कंपनी चलाते थे। ये एक बहुत ही पॉपुलर शू मेकिंग कंपनी थी विच वॉज कॉल्ड जेडा और जेब्रूडर डैज़लर शू फैब्रिक। ये कंपनी कई सालों से चल रही थी, लेकिन दोनों भाइयों में आपसी मतभेद के चलते एक बार ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं। एंगर अगेन बिकम्स द रीज़न, और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी अपनी अलग शू कंपनी लॉन्च कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से पूरा का पूरा टाउन दो हिस्सों में बँट जाता है, क्योंकि जो वहाँ के सिटीजन्स थे, ज़्यादातर सिटीजन्स उन्हीं की कंपनी में काम करते थे। तो आधे एक भाई की कंपनी में चले जाते हैं और आधे दूसरी भाई की कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, और इस तरह से जन्म होता है दो नई कंपनीज़ का। एडोल्फ डैज़लर 1948 में लॉन्च करते हैं एडिडास, अ वंडरफुल शू मेकिंग कंपनी, और उनके भाई रूडोल्फ डैज़लर 1949 में, यानी ठीक एक साल बाद, लॉन्च करते हैं प्यूमा, अनदर वंडरफुल शू मेकिंग कंपनी। अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिबलिंग राइवलरी। लेकिन इससे हमें मिलती हैं, इस गुस्से से हमें मिलती हैं दो अमेजिंग शू मेकिंग ब्रांड्स। नंबर थ्री, ये आपने सुना ही होगा, सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। एक बार सोनी ये डिसाइड करते हैं कि वो निंटेंडो के साथ, जो कि 1990s में सबसे बड़े, दे वर द बिगेस्ट वीडियो गेम मेकर्स, उनके साथ एक मर्जर करेंगे और वो लॉन्च करेंगे एक ऐसा वीडियो गेम जिसमें कैसेट्स की जगह सीडी ड्राइव होगा, ताकि जो प्लेयर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको अच्छे ग्राफिक्स मिलें, इंटरेस्टिंग गेम्स मिलें। लेकिन निंटेंडो उन्हें डिच करता है और टाई अप कर लेता है फिलिप्स के साथ बिना उन्हें बताए, विच सेंड्स शॉक वेव्स इन द जापानीज़ बिजनेस इंडस्ट्री। लेकिन सोनी अपने प्लान पे काम करते रहते हैं, और 1994 में एक रेवोल्यूशन होता है जब लॉन्च होता है सोनी प्ले स्टेशन। निंटेंडो की एक गलती और सोनी का बहुत सारा गुस्सा लॉन्च कर देता है द प्ले स्टेशन गेम कंसोल को, जो हमेशा के लिए निंटेंडो को मार्केट से आउट कर देता है। और आज भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीडियो गेम मीन्स प्ले स्टेशन, दे आर द मार्केट लीडर्स। नंबर फोर इज़
डोनाल्ड फिशर। ये 1969 की एक छोटी सी घटना है। ये एक बार अपनी वाइफ के साथ जाते हैं एक लीवाइस शोरूम में एक जीन्स रिटर्न करने, क्योंकि उस जीन्स का साइज़ जो था वो इन्हें फिट नहीं आ रहा था। लेकिन ये वहाँ जाके बहुत नाराज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, क्योंकि लीवाइस में इनका साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये वहाँ पे लिवाइस शोरूम में लोगों को बहुत सी बातें सुनाते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं गुस्से को यूज़ करूँगा और इसका सॉल्यूशन निकालूँगा। तो वो अपनी वाइफ, जिनका नाम था डोरिस फिशर, उनके साथ ये डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो चुका, हम अपना एक फ़ैशन ब्रांड लॉन्च करेंगे, हम अपने कपड़े बनाएंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी कस्टमर खाली वापस न जाए, उसे उसका साइज़ हमारे शोरूम में मिल जाए। तो बेसिकली वो ये चाहते थे कि जो गैप्स आ रहे हैं साइज़ के बीच में, वो गैप्स फुलफ़िल हो जाएं और हर एक इंसान को उसके साइज़ के हिसाब से उसकी पसंद के कपड़े अवेलेबल हो जाएं। और इस तरह से जन्म होता है द गैप का, विच इज़ नॉट ओनली अ क्लोथिंग स्टोर बट इट इज़ अ मैसिव, अ बिग फैशन ब्रांड नाउ। तो एक गलती जो लिवाइस करता है, उन्हें एक कंपेटिटर मिलता है जो बनता है गैप। दिस इज़ फेरुचियो। फेरुचियो वर्ल्ड वॉर 2 में ऑनरेबली सर्व करने के बाद कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी सारी की सारी नॉलेज के थ्रू अपना इटली में अपना एक ट्रैक्टर एम्पायर खड़ा कर देते हैं। वो एक मैसिव ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी के ओनर बन जाते हैं। लेकिन वो एक बार एक लग्जरी कार ख़रीदना चाहते थे, तो वो अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा लेकर जाते हैं और ख़रीदते हैं अपनी ड्रीम कार, विच वॉज अ 1969 फेरारी मियूरा। फेरारी उनकी ड्रीम कार थी, लेकिन 4-5 बार वो क्लच को ठीक कराने जाते हैं। क्लच में एक प्रॉब्लम बार बार आ रही होती है, उन्हें बहुत इरिटेशन होता है, वो बहुत नाराज़ भी होते हैं। तो वो सोचते हैं कि इसे ठीक बार बार कराने के बजाय मैं जाके मिलूँगा फेरारी के ओनर से, विच वॉज एनजो फेरारी। वो एनजो फेरारी से जाके उनके ऑफिस में मिलते हैं और उन्हें कुछ सजेशंस देने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू उनकी ये प्रॉब्लम जो क्लच की आ रही थी वो सॉल्व हो जाए। लेकिन एनजो फेरारी फेरुचियो की इंसल्ट कर देते हैं और कहते हैं कि वो ट्रैक्टर्स पे ध्यान दें, सुपर कार्स पे अपना दिमाग न लगाएं। वो नाराज़ होकर वहाँ से निकलते हैं और सोचते हैं मैं अपनी खुद की कार बनाऊँगा, और वो एक कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी तैयार कर लेते हैं और वो उस कार को अपना सरनेम देते हैं और इस दुनिया को मिलती है एक सुपर कार, विच इज़ अ ड्रीम कार फॉर मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी। एंड लॉन्च होती है 1969 में द लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी आज फेरारी को ना सिर्फ कंपटीशन दे रही है, लेकिन उस कंपटीशन में फेरारी को बीट भी कर रही है। मूविंग ऑन, Number 6 is Everton Football Club. This was founded in 1878. 1878 यानी 19th सेंचुरी के एंड में ये क्लब एक बहुत ही पॉपुलर क्लब था और इनका जो होम ग्राउंड था दैट वाज कॉल्ड द एनफील्ड स्टेडियम। एनफील्ड स्टेडियम के जो ओनर थे उनका नाम था जॉन होल्डिंग। जॉन होल्डिंग ये डिसाइड करते हैं, उन्हें एवर्टन से जो रेंट मिल रहा है वो काफ़ी कम है, तो वो कहते हैं कि इस रेंट को सब्सटेंशली बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एवर्टन के डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम ये रेंट नहीं बढ़ाएंगे और वो एनफील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। इससे होता यह है कि स्टेडियम खाली हो जाता है, फैंस वहाँ आना बंद कर देते हैं। लेकिन होल्डिंग हार नहीं मानते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना खुद का फुटबॉल क्लब लॉन्च करेंगे। वो गुस्से में आके लॉन्च करते हैं द लिवरपूल फुटबॉल क्लब। लिवरपूल एक मैसिव, एक हाईली वी कैन से सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब बनता है और 9 साल के अंदर वो अपना पहला फर्स्ट डिवीज़न टाइटल जीत लेते हैं। उसके बाद ऐसी कोई ट्रॉफ़ी नहीं बचती यूरोप के अंदर जो लिवरपूल जीतता नहीं है। एक गलती जो एवर्टन के डायरेक्टर्स करते हैं वो उन्हें बहुत भारी पड़ती है और गुस्से में आके लॉन्च होता है लिवरपूल, जो एवर्टन को आने वाले सालों में बहुत पीछे छोड़ देता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो ऑफ माइन। इस टॉपिक को ढूंढने में, इसके बारे में रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगा, सो आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग गैप। लाइक एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट गुड वीडियो कमिंग सून। थैंक यू।